हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका प्रेरक आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक परीक्षा आयोजन करवाई जा रही है उसके लिए संपूर्ण तैयारी करवाई जा रही है और उसी संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज का भी आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें अब तक कुल 14 टेस्ट सीरीज करवा दिए गए हैं और जिसको कि प्लेलिस्ट बनाकर चैनल पर डाल दिया गया है। अगर अभी तक आपने नहीं लगाया है तो जाके टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो इसी संदर्भ में आज हम टेस्ट सीरीज नंबर 15 लेके आए हैं, जिसमें 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नई दिशा भी प्रदान कर सकते हैं। किस सब्जेक्ट में आप लैग कर रहे हैं और कौन सा सब्जेक्ट आपका अच्छा चल रहा है, इसका भी जो है असेसमेंट आप इस सेट के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है ए 2.4%, बी 3.4%, सी 2.8% और डी 3.8%। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा सी 2.8%। तो बिहार राज्य का क्षेत्रफल जो है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.8% है। आप लोगों को पता है कि बिहार क्षेत्रफल के मामले में पूरे देश में 12वें स्थान पे है, ठीक है। और जनसंख्या की बात करें तो बिहार जो है जनसंख्या के मामले में भारत में तीसरे स्थान पर है। और अगर जनघनत्व की बात करें हम तो जनघनत्व के मामले में बिहार जो है पूरे भारत में पहले स्थान पे है। कितना जनघनत्व है बिहार का? 1106, ठीक है। पहले पश्चिम बंगाल था 1 नंबर पे, अब जो है बिहार है। तो आप ये सारे फैक्ट को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, किस घटना को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है? ठीक है, ऐसी कौन सी घटना है जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन हुई थी उसमें मुस्लिम युद्ध के रूप में फेमस हुई थी? ऑप्शन है ए अलीगढ़ आंदोलन, बी वहाबी आंदोलन, सी मोपला विद्रोह और डी खिलाफत आंदोलन। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर है बी वहाबी आंदोलन। तो वहाबी आंदोलन को स्वतंत्र भारत के स्वतंत्रता संग्राम के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता था, ठीक है। अगला है 3 नंबर प्रश्न, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? आप लोग पता है कि बक्सर की लड़ाई, प्रसिद्ध लड़ाई जो हुई थी वो बिहार के बक्सर के मैदान में लड़ी गई थी। तो पूछ रहा है आपसे कि कब लड़ी गई थी। ऑप्शन है ए 6 अक्टूबर 1764 ईस्वी को, बी 10 अक्टूबर 1764 ईस्वी को, सी 18 अक्टूबर 1764 ईस्वी को और डी 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा डी 22 अक्टूबर 1764 को। तो 22 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और शाह आलम के बीच में क्या हुई थी? तीनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ संयुक्त रूप से बक्सर का युद्ध लड़ा था, ठीक है। और इसके पश्चात जो है 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर, 1529 ईस्वी में किसने दक्षिणी बिहार पर आक्रमण किया लेकिन शेर खां द्वारा पराजित किया गया था? ठीक है, इसका उत्तर क्या, ऑप्शन क्या है दोस्तों? ऑप्शन है ए नुसरत खान, बी जलाल खां, सी बहार खां और डी ताज खां। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 4 का ए नुसरत शाह। नुसरत शाह जो है 1529 ईस्वी में दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया, लेकिन शेर खां द्वारा जो है वो परास्त हो गया था। शेर खां किसका उपनाम था? शेरशाह सूरी का, ठीक है। अगला देखते हैं 5 नंबर प्रश्न, किसने अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने का प्रयास किया? ऑप्शन है ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी शेरशाह सूरी, सी अकबर और डी शाहजहां। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? अकबर। तो अकबर ने क्या किया था कि अपनी प्रजा में भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने का प्रयास किया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर, चालीसा समूह, जिसको 40 ग्रुप के नाम से जानते हैं आप, की शक्तियों को किसने तोड़ा था? ऑप्शन है ए सुल्तान रजिया, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर जाएगा बलबन। तो बलबन ने चालीसा समूह का अंत किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर प्रश्न, महमूद गजनी अपनी सैन्य अभियान भारत में कब प्रारंभ किया था? ऑप्शन है ए 1021 ईस्वी में, बी 1022 ईस्वी में, सी 1025 ईस्वी में और डी 1027 ईस्वी में। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 1027 ईस्वी में। तो महमूद गजनी ने अपना सैन्य अभियान भारत में कब प्रारंभ किया था? 1027 ईस्वी में प्रारंभ किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर प्रश्न, द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन कब हुआ था, या कहाँ हुआ था? ऑप्शन है ए राजगृह में, बी वैशाली में, सी पाटलिपुत्रा में और डी मगध में। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 8 नंबर का वैशाली में। तो 253 ईसा पूर्व में जो है 253 ईसा पूर्व में वैशाली में क्या हुआ था
कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे। ऑप्शन ए शाकाहारी, बी मांसाहारी, सी शाकाहारी और मांसाहारी, और डी गाय का मांस नहीं खाने वाले। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा सी शाकाहारी और मांसाहारी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकृति के लोग पाए जाते थे उसमें। ठीक है, अगला देखते हैं प्रणोदक जो है किसका मिश्रण है। ठीक है, आप लोग पता है कि प्रणोदक जो है वो रॉकेट के उड़ान में जो है उसका प्रयोग किया जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि प्रणोदक जो है किसका किसका मिश्रण होता है। ऑप्शन है ए ईंधन और उपचायकों का, बी 2 अलग अलग उपचायकों का, सी 2 अलग ईंधन का, और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? ए ईंधन और उपचायकों का। तो प्रणोदक जो है वो ईंधन और उपचायकों का मिश्रण होता है। ठीक है, अगला देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है? ऑप्शन है ए अनुप्रस्थ तरंग, बी सादा तरंग, सी अनुदैर्ध्य तरंग, और डी स्थिर तरंग। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? ए अनुप्रस्थ तरंग। तो विद्युत तरंगे चुंबकीय तरंग क्या होती है? वो अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। 2 तरह की प्रमुखतः तरंगें होती हैं, एक अनुप्रस्थ तरंग होती है और एक अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं। ठीक है, अगला देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। विद्युत प्रवाह की इकाई क्या होती है? ठीक है, ऑप्शन है ए एम्पियर, बी ओम, सी कैंडेला, और डी केल्विन। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 12 नंबर का एम्पियर। तो विद्युत प्रवाह की इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। ग्रहों के गति के नियम की खोज किसने की थी? ऑप्शन है ए न्यूटन, बी गैलीलियो, सी केपलर, और डी कोपरनिकस। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर होगा ए न्यूटन। तो ग्रहों के गति के नियम की खोज किसने की थी? न्यूटन ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। किसी भी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को किस इकाई में मापा जाता है? ठीक है, किसको? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को। ऑप्शन है ए वेवलेंथ, बी फ्रीक्वेंसी, सी ऊर्जा, और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उसका उत्तर क्या है दोस्तों? 14 का फ्रीक्वेंसी। तो किसी भी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को फ्रीक्वेंसी के इकाई में मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दूध के घनत्व को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला साधन कौन सा है? किसको? दूध के घनत्व को। ओके, ऑप्शन ए बैथोमीटर, बी मैनोमीटर, सी लैक्टोमीटर, और डी हाइड्रोमीटर। इसका उत्तर आप सभी लोगों को पता ही होगा दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा सी लैक्टोमीटर। तो दूध के घनत्व को मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक खून का तत्व नहीं है? आपसे पूछ रहा है कौन सा तत्व नहीं है, इसको ध्यान रखेंगे आप क्वेश्चन में। ऑप्शन है ए लाल कोशिका, बी सफ़ेद कोशिका, सी प्लेटलेट, और डी प्लाज्मा। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? डी प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो है वो खून का अभिन्न भाग नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है HIV का परीक्षण क्या है? ठीक है, ऑप्शन है ए RBC परीक्षण, बी त्वचा परीक्षण, सी खरोच परीक्षण, और डी एलिसा परीक्षण। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? डी एलिसा परीक्षण। तो HIV के परीक्षण में क्या होता है? एलिसा परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के घटक कौन से हैं? ऑप्शन है ए मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी, बी मस्तिष्क और रीढ़ की नसें, सी मस्तिष्क और कपाल की नसें, और डी कपाल की नसें और रीढ़ की नसें। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 18 का ए मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के घटक कौन कौन से होते हैं? मस्तिष्क की हड्डी और रीढ़ की हड्डी, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं और वो क्या होते हैं? अंततः केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर प्रश्न। वसा युक्त ऊतक जो है वो किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन ए संयोजी ऊतक, बी वसा ऊतक, सी जालीदार ऊतक, और डी उपास्थि ऊतक। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? वसा ऊतक। तो वसा युक्त ऊतक जो है वो वसा ऊतक के उदाहरण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एल्गी का कोशिका भित्ति किसका बना होता है? ठीक है, ऑप्शन है ए सेल्यूलोज और पेक्टिन, बी सेल्यूलोज और स्टार्च, सी सेल्यूलोज और ग्लूकोज, डी सेल्यूलोज और लैक्टोज। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? सेल्यूलोज और पेक्टिन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर। सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन है ए सोडियम, बी लिथियम, सी पोटेशियम, और डी कैल्शियम। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 21 का पोटेशियम। तो सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम है। ठीक है, अगला देखते हैं 22 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से अधातु जो बिजली का सुचालक भी कहलाता है कौन सी है? ऑप्शन है ए आयोडीन, बी ग्रेफाइट, सी हीरा, और डी पारा। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? ग्रेफाइट। तो
ये ग्रेफाइट जो है वो क्या होती है, बिजली के सुचालक का भी काम करती है। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से जो धातु सामान्य ताप पर तरल अवस्था में रहता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन है ए लिथियम, बी पारा, सी रुथेनियम और डी सीजियम। तो इसका उत्तर पता होगा आप लोगों को दोस्तों, इसका उत्तर होता है पारा, जिसको आप Hg के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला है 24 नंबर प्रश्न, गैस रिसाव का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? ऑप्शन है ए मीथेन, बी इथेन, सी इथाइल मरकैप्टेन और डी ब्यूटेन। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों 24 का? सी मिथाइल मरकैप्टेन। तो मिथाइल मरकैप्टेन जो है आप लोगों को पता है एलपीजी जो गैस होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो उसमें क्या होता है, जो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है उसमें मिथाइल मरकैप्टेन को इसलिए मिलाया जाता है कि अगर वो रिसाव हो तो आप लोग जैसे देखते हैं जो एलपीजी में जो गंध आती है वो इसी मिथाइल मरकैप्टेन के कारण से आती है। तो रिसाव का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इलायची की पहाड़ियाँ भारत में कौन से भाग में स्थित है? ऑप्शन है ए उत्तर भारत, बी दक्षिण भारत, सी पूरब और डी पश्चिम। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों 25 का? बी दक्षिण भारत। तो इलायची की पहाड़ियाँ जो है वो भारत के दक्षिण में स्थित हैं। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर प्रश्न, भारत के वैधानिक समुद्री सीमा के अंतर्गत कितने समुद्री मील आते हैं? ऑप्शन है ए 11, बी 12, सी 13 और डी 14। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों 26 का? बी 12। तो भारत के वैधानिक समुद्री सीमा के क्षेत्र के अंतर्गत 12 समुद्री मील आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर, कौन सा भू आकृतिक अभिकर्ता कॉकपिट भू दृश्य के निर्माण के हेतु उत्तरदायी है? ऑप्शन है ए हिमानी, बी नदी, सी अधोभौमिक जल और डी वायु। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों अधोभौमिक जल। तो अधोभौमिक जल जो होती हैं वो भू आकृतिक अभिकर्ता कॉकपिट के भू दृश्य के निर्माण के हेतु उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं 28 नंबर प्रश्न, एशिया का प्रवेश द्वार कौन सा देश कहलाता है? ऑप्शन है ए चाइना, बी जापान, सी सऊदी अरब और डी टर्की। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों डी टर्की। तो तुर्की को क्या कहा जाता है? एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 29 नंबर प्रश्न, वेस्टइंडीज़ की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन है ए हवाना, बी किंगस्टन, सी पोर्ट ऑफ प्रिंस और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो वेस्टइंडीज़ जो है दोस्तों वो क्या है कि देश नहीं है, ये छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना हुआ एक देश है जिसको कि आप वेस्टइंडीज़ के नाम से जानते हैं। तो पर्टिकुलरली जो है वेस्टइंडीज़ की राजधानी में से कोई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है 30 नंबर, निम्न में से कौन सा शहर इराक में अवस्थित नहीं है? ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग क्या पूछ रहा है, नहीं है। ऑप्शन है ए बगदाद, बी ओमान, सी मसूल और डी टिकरित। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों 30 नंबर का? बी ओमान। तो ओमान जो है वो इराक में अवस्थित शहर नहीं है। ठीक है, अगला है भारत रत्न प्राप्त नेल्सन मंडेला थे। ऑप्शन है ए भारतीय, बी अनिवासी भारतीय, सी अफ्रीकी और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों सी अफ्रीकी। तो आप लोगों को पता है कि नेल्सन मंडेला जो थे वो अफ्रीकी मूल के निवासी थे और उनको जो है भारत रत्न प्रदान किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर प्रश्न, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदन करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? ऑप्शन है ए योजना आयोग, बी केंद्रीय मंत्रिमंडल, सी संसद और डी राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका उत्तर क्या हो दोस्तों सी संसद। तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदित करने की सर्वोच्च संस्था जो कौन थी वो संसद थी। आप लोगों को पता है कि पंचवर्षीय योजनाएं कुल 12 चलाई गई थी और उसके बाद योजना आयोग का विघटन करके 1 जुलाई 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आप लोग पता है कि 1857 का सिपाही विद्रोह जो है भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में सर्वप्रमुख आंदोलन था। तो पूछ रहा है कि उस समय में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, ऑप्शन है ए लॉर्ड एम हस्ट, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड कर्जन और डी अर्ल ऑफ डलहौजी। इसका उत्तर क्या हो दोस्तों बी लॉर्ड कैनिंग। तो आप लोग पता है कि लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और पहले वायसराय थे। तो 1857 की क्रांति के बाद जो है ब्रिटिश क्राउन में सत्ता का हस्तांतरण हो गया था और उसके बाद लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल से भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं 34 नंबर प्रश्न, सासाराम में किसका मकबरा स्थित है? ऑप्शन है ए हुमायूं, बी शेरशाह, सी जहांगीर और डी इनमें से कोई नहीं।
इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा शेरशाह। तो शेरशाह सूरी का मकबरा जो कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। ठीक है, अगला देखते हैं 35 नंबर प्रश्न। जगदीशपुर बिहार का कुंवर सिंह का संबंध किससे है? ऑप्शन है 1857 के विद्रोह से, बी चंपारण सत्याग्रह से, सी असहयोग आंदोलन से और डी भारत छोड़ो आंदोलन से। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों 35 का? ए 1857 के विद्रोह से। तो जगदीशपुर में कुंवर सिंह का संबंध किससे है? 1857 के विद्रोह से है। ठीक है, 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है ए गया, बी पटना, सी सासाराम और डी मधुबनी। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा बी पटना। तो 1912 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो पटना के बांकीपुर में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर प्रश्न। महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? ऑप्शन है ए काशी, बी कुशीनगर, सी कौशाम्बी और डी बोधगया। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा बी कुशीनगर। तो महात्मा बुद्ध ने कुशीनगर में महानिर्वाण की प्राप्ति की थी। ठीक है, नेक्स्ट है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? आप लोगों को पता है कि जैन धर्म के प्रवर्तक थे महावीर स्वामी। ठीक है, और ये 24वें तीर्थंकर थे। तो पूछ रहा है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन है कुंडग्राम वैशाली, बी कपिलवस्तु, सी नालंदा और डी पाटलिपुत्रा। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? कुंडग्राम में। तो कुंडग्राम के वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हर्षवर्धन के समय में कौन भारत आया था? ऑप्शन है इत सिंह, बी मेगास्थनीज, सी फाहियान और डी हुएनसांग। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा डी हुएनसांग। तो हर्षवर्धन के समय में क्या कौन से भारत आए थे? हुएनसांग आए थे भारत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर प्रश्न। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन है ए केन उपनिषद, बी मुंडक उपनिषद, सी कौस्तकी उपनिषद और डी ऐतरेय उपनिषद। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा बी मुंडक उपनिषद। तो सत्यमेव जयते जो है, जो ध्येय वाक्य है भारत का, वो किससे लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं 41 नंबर प्रश्न। मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसको कहा जाता है? ऑप्शन है ए नॉर्वे, बी जापान, सी ऑस्ट्रेलिया और डी स्वीडन। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 41 का ए नॉर्वे। तो मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसको कहा जाता है? नॉर्वे को कहा जाता है। और आपसे पूछे कि सूर्योदय का देश किसको कहा जाता है? तो सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं 42 नंबर प्रश्न। बोकारो कोयला क्षेत्र स्थित है? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश में, बी बिहार में, सी झारखंड में और डी पश्चिम बंगाल में। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर है बी बिहार में। तो बोकारो कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। ठीक है, सॉरी झारखंड में स्थित है। ठीक है, पहले ये बिहार में स्थित था, अब कहाँ स्थित है? ये झारखंड में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है? ऑप्शन है ए 8000 मीटर, बी 800 मीटर, सी 8848 मीटर और डी 8900 मीटर। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 43 का इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी 8848 मीटर। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कुल कितनी है? 8848.8 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर प्रश्न। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 44 का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो संविधान के जो प्रारूप समिति थे उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, नेक्स्ट है 45 नंबर प्रश्न। द सी ऑफ इनोसेंस किसकी लिखी हुई पुस्तक है? ऑप्शन है ए रघु राय ने, बी किश्वर देसाई ने, सी युवराज सिंह ने और डी वाई रेड्डी ने। तो इसको किसने लिखा है दोस्तों? तो किश्वर देसाई ने। ठीक है, नेक्स्ट है 46 नंबर प्रश्न। राष्ट्रीय सेवा योजना का सिद्धांत वाक्य क्या है? ऑप्शन है ए सबके लिए, बी सबकी सेवा, सी स्वार्थ रहित सेवा और डी मैं नहीं परंतु आप। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा डी मैं नहीं परंतु आप। तो राष्ट्रीय सेवा योजना का सिद्धांत वाक्य क्या है? मैं नहीं परंतु आप। नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर प्रश्न। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है ए वैशाली, बी चंपा, सी गिरिव्रज जिसको राजगिरी के नाम से जानते हैं और डी पाटलिपुत्रा। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 47 का इसका उत्तर रहेगा सी राजगृह। तो मगध की जो प्रथम राजधानी थी वो राजगृह थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 48। अशोक के समय कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? आप लोग पता है कि कुल 4 बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया गया था। तो पूछ रहा है इसमें कि अशोक के समय कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? ऑप्शन है ए पहली,
बी दूसरी, सी तीसरी और डी चौथी। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर आएगा सी तीसरी। तो अशोक के समय में जो है वो तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया गया था। ठीक है, कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्रा में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में विंबलडन टेनिस के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है ए नोवाक जोकोविच, बी रोजर फेडरर, सी कार्लोस अल्कराज और डी राफेल नडाल। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा सी कार्लोस अल्कराज। तो हाल ही में कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को हराकर विंबलडन टेनिस के 2023 के खिताब को जीत लिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर प्रश्न और अंतिम प्रश्न, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है आर बोनी गैब्रियल, बी एंजेला मार्केल, सी व्लादिमीर जेलेंस्की और डी लुइस ए कैफ्रेली। तो इसका उत्तर क्या है दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा बी एंजेला मर्केल। तो यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से एंजेला मर्केल को सम्मानित किया गया है। तो इसके साथ 50 जो प्रश्न थे उसके सेट को ख़त्म कर दिया गया है। उम्मीद है कि आप लोगों ने बेहतर प्रदर्शन किया होगा और आगे भी इसी तरीके से करते रहेंगे। तो अपनी पढ़ाई को निरंतर रूप से जारी रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।